बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, जब भी हमारे घर कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला होता है तो घर में अफरा तफरी मच जाती है। कई हफ्ते पहले से घर की सफाई शुरू हो जाती है, मेहमान के लिए कमरा तैयार किया जाता है, मेन्यू के लिए फूड लिस्ट या फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई जाती है और फिर घूमने कहाँ जाना है उसकी आइटनरी बनानी जाती है, वगैरह वगैरह। हम इतना एहतमाम करते हैं क्योंकि मेहमान ख़ास है और मेहमान नवाजी में कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब हमारे घर में प्रेगनेंसी की न्यूज़ आती है तो क्या हम इस आने वाले मेहमान के लिए रिवायती रस्मों के अलावा कुछ ख़ास तैयारी करते हैं? क्या हम इस मेहमान के इब्तिदाई 9 महीने की स्टे के लिए क्या उसकी माँ को हम वो सारी चीज़ें फ़राहम करते हैं, चाहे फिर वो न्यूट्रिशन हो या उनकी मेंटल, फिज़िकल और इमोशनल वेलबींग की बात हो। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट रिपोर्ट इन द लैंसेट, India is still among the countries with the highest maternal mortality rates. And while the situation has improved over the years, there are still some gaps that we have not addressed. इसीलिए आज का टॉपिक है प्री नेटल केयर और आज के अहम सवालों में हम ये देखेंगे कि प्री नेटल केयर के मायने क्या होते हैं, कौन सी बातें हैं जिसे हमें एहतियात करना चाहिए, जिसे हमें नोटिस करना चाहिए और कौन सी ऐसी बातें हैं जो अब हमें छोड़ देनी चाहिए। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर आफरीन अजानी, जो एक गायनोकोलॉजिस्ट है। तो आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब हम प्री नेटल केयर की बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज़ द होल प्रेगनेंसी वाला जो दौर है, लेकिन ये केयर कब से शुरू होता है? इज़ इट व्हेन द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी कंसीव्ड, जब कंसेप्शन हो चुका है या जब प्लानिंग चल रही है, क्या होता है? सो प्रीनेटल केयर एक्चुअली स्टार्ट्स बिफोर कंसेप्शन। ठीक है, Okay. कंसेप्शन के पहले से हम केयर देना शुरू करते हैं फॉर द मदर एंड द बेबी बोथ। बेसिकली प्रीनेटल कंसेप्शन इज समथिंग जहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं कि मदर एंड बेबी दोनों की प्रेगनेंसी का जर्नी हेल्दी रहे और जो आउटकम हो वो भी एक हेल्दी जर्नी निकले। आइडियली ऑफकोर्स प्री कंसेप्शन बहुत सारे लोग नहीं आते हैं, बट अगर प्री कंसेप्शन आप नहीं कंसल्ट कर पाए तो मेक श्योर कि जैसे ही आपको पता चलता है कि प्रेगनेंसी इज पॉजिटिव, आप वैसे ही कंसल्ट कीजिए डॉक्टर। ठीक, तो जब आप प्री कंसेप्शन केयर की बात कर रहे हैं तो व्हाट आर द थिंग्स, मतलब क्या टेस्ट करवानी होती है, क्या करवाना होता है उसमें, ताकि द मदर इज लाइक, इज इट ओनली अ मेंटल प्रिपरेशन है या फिजिकल प्रिपरेशन है, क्या है? सो इट इज ओवरऑल एवरीथिंग, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। मदर को इमोशनली भी प्रिपेयर होना जरूरी है, सो शी शुड नो कि व्हाट ऑल इज गोइंग टू कम अहेड फॉर हर। ओके, सेकेंडरी हम लोग उसमें चेकअप करते हैं वेदर मदर ओबिसिटी में तो नहीं है, वेदर उसकी पीरियड्स के साइकिल वगैरह सब रेगुलर है, वेदर कोई और अदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हम लोग उसमें चेक करते हैं। इवन प्री कंसेप्शन ही हम लोग हस्बैंड्स को भी चेक करते हैं। अच्छा, कि वेदर हस्बैंड्स आर आल्सो फिट, देयर इज एनी प्रॉब्लम, कोई एडिक्शन है कोई चीज़ का, जैसे वर्कलोड बहुत स्ट्रेस है, हैवी वर्क करते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है या ऐसा कुछ वर्क है जिसमें बहुत स्ट्रेनस वर्क रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्री कंसेप्शन में चेक करते हैं कि वेदर बोथ द पार्टनर्स आर फाइन, यू नो, तो उस हिसाब से हमारा बेबी आउटकम विल बी गुड। मतलब ये सिर्फ बच्चे की हेल्थ के हिसाब से हम आप इतनी सारी टेस्ट करवाते हैं? जी, बच्चे की हेल्थ के लिए एंड ऑफ कोर्स मदर के लिए भी, कि मदर की प्रेगनेंसी थ्रू आउट विदाउट कॉम्प्लिकेशंस जाए। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मली तो हमारे इफ़ यू सी इन आवर कम्युनिटी होता क्या है कि जब शादी होती है तो सब जगह से प्रेशर होने लगता है कि बच्चा हो जाना चाहिए। इनफैक्ट मैंने कितने लोग को सुना है कि शादी के बाद एटलीस्ट उन लोग की एक ओपिनियन होती है कि पहला बच्चा हो जाना चाहिए, फिर बदे बाद में आप प्लानिंग करते रहो, क्योंकि लोग का कहना है कि अगर आपने पहले ही डिले किया तो फिर बाद में आपको कॉम्प्लिकेशंस होगी, फिर बच्चे नहीं होते वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या सच्चाई है एंड What is this contraceptives जो यूज होते हैं, is that causing the problem? क्या प्रॉब्लम है? सी कॉन्ट्रासेप्शन की अगर बात की जाए तो अगर टैबलेट्स ली जा रही है जो आई पिल वगैरह 1 टैबलेट काइंड ऑफ थिंग रहती है, ऑफ कोर्स वो अच्छी नहीं है। अच्छा, ओके, बिकॉज उसकी वजह से हमारे साइकिल्स बहुत हैम्पर हो जाते हैं। ठीक है, बट जहाँ अगर हम 21 डेज के ले रहे हैं, वो फुल साइकिल में प्रॉपरली जा रहा है, तो वो ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं देती। प्रॉब्लम हमें कब आती है? जब शादी की एज बहुत लेट होती है। ओके, व्हेन द कपल इज ऑफ लेट एज, ओके, उनकी एज ग्रुप जो है अबाउट 28 है, 30s में है, ठीक है, और फिर वो लोगों को और 2-3 साल रुकना है,
and then they want to plan, तो तब तक में they cross 30 which is already a high risk pregnancy. Okay, ठीक. कोशिश करके आप ट्राई कीजिए कि आप 30 के पहले प्रेगनेंसी कंसीव कर लीजिए. I think there is a saying also, right? कि you should have your first child before you're 30. मतलब of course it's not a thumb rule, लेकिन it is better, right? It is always better because before 30 of course pregnancy अगर कुछ complication है it takes time also. ओके अगर आप 30 पे डायरेक्ट जाएंगे एंड देन यू से कि नहीं अभी विद इन 1 मंथ 2 मंथ हो जाए तो दैट्स नॉट गोना हैपन, राइट? सो यू नीड टू गिव अ बफर टाइम ऑफ 2 years और 3 years कि अगर प्री कंसेप्शन या हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम. प्लस उसमें इमोशनल सपोर्ट होता है, उसमें मेंटल स्ट्रेस रहता है, बहुत कुछ रहता है. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अर्ली देन टू वेट फॉर द लास्ट मोमेंट. ठीक. लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन से ऐसे अनलेस इट इज लाइक एन आईपिल एंड ऑल जो हम लॉन्ग टाइम के लिए अगर ले रहे दैट कुड बी प्रॉब्लम. कुछ भी प्रॉब्लम है. देयर आर लॉट ऑफ ट्रीटमेंट जिसमें हम लोग कॉन्ट्रासेप्शंस देते हैं. अच्छा. ओके सो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्शन से कुछ प्रॉब्लम होता है. ऑफ कोर्स आईपिल वगैरह या आप बीच में कुछ टैबलेट ले रहे हो, पीरियड डिले करने की टैबलेट्स ले रहे हो तो यू आर हैम्परिंग योर साइकिल. तो उसमें आपको ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आएंगे हैं क्योंकि आपके साइकिल्स आप खराब कर. और एल्स अगर आप 21 डेज के रेगुलर साइकिल्स रह रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता. उसमें कोई प्रॉब्लम, कुछ इश्यूज नहीं आता. ओके. सो कमिंग बैक सर, इफ आई हैव टू स्टार्ट विद द ट्राइमेस्टर फेज, जैसे हम पता है सबको पता है कि प्रेगनेंसी इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर्स जो 3-3 महीने के होते हैं. फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, राइट? तो अगर हम ट्राइमेस्टर हिसाब से बात करें तो जो पहला ट्राइमेस्टर है, जो पहले 12 हफ्ते जो होते हैं उसमें क्या माइलस्टोन्स होते हैं? हम लोग ट्राइमेस्टर्स को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम बोलते हैं कि वो फाउंडेशन है. अच्छा. ओके आप जैसे एक प्लांट को इमेजिन कीजिए, आप जब सीड को डालते हैं तो वो फाउंडेशन इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर. ओके उस टाइम पे बेबी के मेजर ऑर्गन्स, मेजर बॉडी सिस्टम सब रेडी होता है. ओके उस टाइम पे अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया एंड इफ देयर इज एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो वो आगे जाके इज गोना क्रिएट अ प्रॉब्लम. अच्छा. तो पहला 3 महीना जो यूजुअली निग्लेक्ट होता है, पहला मंथ तो हमारा पीरियड की वजह से पता ही नहीं चलता है और जब तक हमें पता चलता है वी आर ऑलरेडी 2.5 months, राइट? तो वो जो निग्लेक्टेड 3 महीना रहता है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो एक फाउंडेशन टाइम. आई थिंक तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि अवेयरनेस होनी चाहिए एंड यू हैव टू ट्रैक योर साइकिल. स्पेशली जो औरतें, जो खवातीन प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही है उनके लिए ये एक अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लाइक यू सेड कि जो 3 महीने में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो आगे जाके आपके प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती है और आपके बच्चे की हेल्थ पर भी असर हो सकता है, राइट? तो लेकिन हमारे कम्युनिटी भी जैसे आपने कहा कि 3 महीने में तो एग्जैक्टली पीपल छुपाने की भी बातें करते हैं कि अभी मत बताओ, डॉक्टर के पास भी मत जाओ. सो दे डोंट डू ऑल ऑफ दैट. सो आर देयर एनी टेस्ट्स दैट आर रिकमेंडेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर कि जो कराना बहुत ज़रूरी है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली वी सजेस्ट टू गेट अ फुल बॉडी चेकअप डन. अच्छा. फुल बॉडी चेकअप में सब कुछ हम लोग ब्लड चेक, हम लोग थायराइड, शुगर्स, एवरीथिंग, ओके, इवन HIV वगैरह सब कुछ हम चेक करते हैं ताकि वी आर अवेयर कि आगे हमें बच्चों के लिए क्या क्या करना है और मदर के लिए क्या क्या करना है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये फाउंडेशन टाइम. सेकेंड हम इसमें करते हैं फर्स्ट स्कैन हमारा, दिस इज वाइबिलिटी स्कैन. तो ये स्कैन से हमें बच्चों की हार्ट बीट मिलती है और सेकेंड चीज़ हम देखते हैं कि वेदर प्रेगनेंसी बराबर जगह पे रुकी है कि नहीं. अच्छा. बहुत बार जो प्रेगनेंसीज रहती है वो ट्यूब में या ट्यूब और यूट्रस के बीच का जो जगह रहती है, कॉर्नुआ जिसे बोलते हैं, वहां पे रुक जाती है. तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस है, वो सारी प्रेगनेंसीज ग्रो नहीं होती आगे, रादर वो फट जाती है अंदर और मदर को पता भी नहीं चलता जब तक कि वो बेहोश हो जाए. और मदर के हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है, ऑफ कोर्स. या तो वो जो चीजें हैं वो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पता चलता है. लेकिन मेनी अ टाइम्स बहुत सारे लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जाते ही नहीं है. उनका ऐसा है कि हम इतना जल्दी क्यों जाए, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट. जरूरी नहीं है कि आप अच्छे दिख रहे हो इसका मतलब है कि तो जैसे आपने रेकमेंड किया फुल ब्लड टेस्ट, फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए जिसमें ब्लड टेस्ट और बाकी सारे जो पैरामीटर्स है वो चेक होने चाहिए और स्कैन भी होना चाहिए ताकि अगर कोई अनोमली है तो वो तभी ही डिटेक्ट हो जाए, राइट? ठीक. सो अगर मैं पूछूं आपको कि नॉर्मली जो पहले 3 महीने में लोग बहुत मॉर्निंग सिकनेस और नोशिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है. सो इज दैट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर फेज के क्या है इसमें कौन सी अदर नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? मैक्सिमम पीपल को यू विल गेट दीज सिम्टम्स इन द अर्ली टाइम. अच्छा. फर्स्ट 3 months 5 months तक. ओके. बिकॉज वो टाइम पे हमारे हार्मोन्स बहुत हाई रहते हैं, बॉडी में बच्चों ग्रो हो रहा है तो ग्रो होने की वजह से हार्मोन्स का जो इनटेक है वो ज़्यादा है, हर एक चीज़ जो है वो एट पीक रहती है.
ओके, दैट्स द रीजन वो हार्मोन्स की वजह से बेसिकली प्रोजेस्टेरोन और HCG की वजह से मदर को बहुत मॉर्निंग सिकनेस होता है, डिजीनेस होता है, यू नो क्रैम्प्स होते हैं, हैवीनेस लगता है, बार बार यूरिनेशन होता है। ओके, तो ये सारी चीजें बहुत नॉर्मल है फर्स्ट 3 मंथ्स में। ओके, बट अगर ये 3 मंथ से आगे जा रही है तो ऑफकोर्स चेक करना जरूरी है कि क्यों ये आगे बढ़ रहा है। इज इट ओनली बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स या कोई और अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जो शायद उनका डायग्नोस हुआ ही नहीं है स्टार्टिंग में, राइट? ठीक, तो अगर ये जो जैसे आपने कहा कि ये बहुत नॉर्मल सिम्टम्स है, तो इसको मैनेज कैसे करना है? दवाइयाँ होती है या यू हैव टू जस्ट बेयर विद इट? इट डिपेंड्स। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि आप दवाई तब लो जब आप खाना नहीं खा पा रहे हो। अच्छा, ओके, जैसे आप इतना वॉमिटिंग है कि यू कांट ईट फूड। बहुत सारे लोगों को इतनी वॉमिटिंग होती है कि वो पानी भी नहीं पी पाते। अच्छा, तो बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसीज ना हो, वीकनेस ना आए, मदर और चाइल्ड दोनों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, वी टेल देम कि आप मेडिसिन लो ताकि आप प्रॉपर खाना और पानी ले सको। right. अगर वो इतना टॉलरेबल है, जैसे कुछ लोगों को सिर्फ नौशिया होता है, उनको ऐसा लगता है वॉमिट आने वाली, वॉमिट होती नहीं है, तो उस केसेस में हम बोलते हैं कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप अवॉइड कीजिए। राइट। मतलब आई थिंक दिस इज ऑल्सो बिकॉज हम जानते हैं कि ये फेज थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वी शुड मेक श्योर कि वी ट्राई एंड मेक श्योर दैट हम वो चीज़ें खाएं जिससे हमें नौशिया भी कम हो, यू नो दोज काइंड ऑफ थिंग्स टू हेल्प रादर देन रिलाइंग ऑन मेडिसिन्स, राइट? ठीक, तो ये तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे आपने कहा फाउंडेशन फेज है। सेकंड ट्राइमेस्टर का अगर हम बात करें तो उसमें क्या है एंड व्हाट इज द माइलस्टोन्स? इज अमेजिंग। अच्छा, इट्स अ गोल्डन पीरियड। अच्छा, okay, mother is happy, child is happy, both are comfortable. Okay, मदर को बेबी किक्स फील होना शुरू हो जाते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी, बेबी बम्प आना शुरू हो जाता है तो उन्हें भी चेंजेस दिखते हैं, सिम्टम्स जो है वो बहुत कम हो जाते हैं, लाइक वॉमिटिंग के, यूरिन एक्सेस, मतलब बॉडी अडैप्ट कर चुका है, बॉडी अडैप्ट कर चुका है, हार्मोन सेटल हो चुके हैं, तो यू नो इसे गोल्डन फेज बोलते हैं जहाँ यूजुअली मदर्स जो है प्रेगनेंसी को एंजॉय करती है। ओके, बहुत रेयर ऐसा होता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, बट 99% लोगों को ये फेज में दे एंजॉय मोर। ठीक, ओके, तो इसमें कोई माइलस्टोन्स है बेबी की जो माइलस्टोन्स कुछ है? बेसिकली इसमें हम लोग देखते हैं कि जितना भी सीड बन चुका है, लाइक ऑर्गन्स और सिस्टम्स बन चुके हैं, वो सब ग्रो होते हैं इसमें। अच्छा, ओके, सो ये जितने भी सब यूजुअली बर्ड्स रहते हैं, वो बर्ड्स जो है देन इट बिकम स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक, तो ये फेज में हम बेसिकली लाइक अ ग्रोथ फेज, इट्स अ ग्रोथ फेज, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो सब कुछ बना है वही उसी में से दूसरी चीजें ग्रो होना शुरू होती है। ठीक, और अगर मैं लास्ट ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो इसमें कोई माइलस्टोन्स है और कोई सिम्टम्स है जो नो व्हिच अ पर्सन गेट्स? लास्ट ट्राइमेस्टर इज द टचअप। ओके, सो वो लास्ट का सब टचअप रहता है, तो उसमें बेसिकली जो भी सब बच्चा फुली फॉर्म हो चुका है बाय द टाइम यू कम टू 7 मंथ। ओके, अच्छा, बच्चा इज फुल्ली फॉर्म्ड, तो इस टाइम पे क्या होता है, जो भी बच्चों का सब फॉर्म हुआ है उसके ऊपर फैट लेयर्स आना शुरू होती है, स्किन आना शुरू होती है, या फिनिशिंग टचेस, स्किन आना शुरू, आई लैशेस आना शुरू हो रही है, यू नो। देन इसमें बच्चों जो है यू कैन सी, अगर 3D सोनो करो तो यू कैन सी कि इसमें बच्चों हिकअप्स ले रहा है, यूरिन पास कर रहा है, तो इसमें मोस्टली बच्चों अंदर नॉर्मली जैसे बाहर रहता है वैसा जीना शुरू कर देता है, एक्सेप्ट द ब्रीदिंग पार्ट। यस, ब्रीदिंग पार्ट के अलावा बच्चों डज एवरीथिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो थर्ड ट्राइमेस्टर बेसिकली टचअप है, जहाँ पे जो भी सब कुछ बना है उसको फाइनल टचेस मिलते हैं, एंड इट्स लाइक अ प्रॉपर फंक्शनिंग बॉडी हो गया। या उसमें बेसिकली फैट लेयर्स बनते हैं सब ऑर्गन्स के ऊपर और स्किन के ऊपर, सो दैट व्हेन द चाइल्ड इज आउट, चाइल्ड डजंट हैव क्या बोलते हैं अडैप्टेशन प्रॉब्लम। अच्छा, वैसा। ठीक, तो चलो, तो 3 ट्राइमेस्टर्स तो आपने डिस्क्राइब कर दिए। अभी कमिंग टू सप्लीमेंटेशन, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम चीज़ है प्रेगनेंसी में, जब क्योंकि जो भी डिटेक्ट होता है व्हेन यू गो एंड व्हेन पता चलता है कि प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर एक लंबी लिस्ट लिख देता है सप्लीमेंट्स की, फिर वो भले फॉलिक एसिड हो, आयरन हो, ये हो, वो हो, कितनी सारी होती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सप्लीमेंट्स, अभी बहुत सारे लोग डेफिशिएंट होते हैं, इस वजह से उनको सप्लीमेंट्स दी जाती है, लेकिन विदाउट ब्लड वर्क ऑल्सो भी हमने देखा है कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो सप्लीमेंट्स का इज इट फॉर द मदर और इज इट फॉर द चाइल्ड? वो किस लिए सप्लीमेंट्स दी जा रही है? सप्लीमेंट्स बेसिकली डिपेंड्स करता है। ओके, ठीक, अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे हम यूजुअली फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, ये मैंडेटरी है, गवर्नमेंट से ही मैंडेटरी है, आप कोई भी कहीं पे भी जाएंगे ये आपको लेना ही है, ठीक, बिकॉज दिस इज नीडेड फॉर यू एंड द चाइल्ड। ओके, अगर आपके पास डेफिशिएंसी है तो इवेंचुअली बच्चों को भी डेफिशिएंसी होएंगी, बिकॉज बच्चों इज नॉट गेटिंग इट फ्रॉम यू। ओके,
सो वो लेना जरूरी है। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंट ना हुआ उसने हेल्दी लाइफ, अच्छा तब भी लेना है, क्यों? फिर उसको ओवरडोज नहीं होना है? ओवरडोज नहीं होगा बिकॉज बच्चू इज है नो। अच्छा, आप जितना लेंगे बच्चू इज गोइंग टू टेक योर ऑलमोस्ट 70% ऑफ थिंग। अच्छा, ओके अभी कैसे होता है, हम अगर डेफिशिएंसी में जा रहे हैं तो इवेंचुअली बच्चू तो अपना ले लेगा 70%। बच्चों को डेफिशिएंसी विल सी इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। हमें थर्ड ट्राइमेस्टर पता चलेगा कि ओके ये डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम कम था तो बच्चों के यू नो फिंगर्स में नेल्स की इशू आ रहे हैं, बोन्स की इशू आ रहे हैं, यू नो। तो वो सारी चीजें हमें एंडिंग में जब पता चलती है, स्टार्टिंग में डेफिशिएंसीज बच्चों में नहीं डिटेक्ट होती। अच्छा, ओके, मदर्स में पहले से दिया जाता है रिगार्डलेस के डेफिशिएंट मदर डेफिशिएंट है या नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट डेफिशिएंट, ये 3 मेडिसिन जो रहती है मैंडेटरी सबको दी जाती है। अच्छा, तो ठीक है, मेरा फिर क्वेश्चन जो मेरा नेक्स्ट है इसके लिए कि सप्लीमेंट्स बहुत सारी बायो अवेलेबल नहीं होती है कि ना, बहुत सारी तो डाइजेस्ट ही नहीं होती है, मतलब तो वो फिर बच्चे को मिलेगी नहीं मिलेगी, मदर को मिलेगी या नहीं मिलेगी, स्पेशली फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड। अब मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि फॉलिक एसिड जो दिया जाता है, लेकिन उसका जो बायो अवेलेबल फॉर्म है मिथाइल फोलेट करके, दैट इज़ व्हाट इज़ अब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी। ठीक, तो ये मतलब, और कोई कोई तो है ना जो जीन वेरिएंट्स होते हैं, जीन म्यूटेशन होते हैं, उनको वो फॉलिक एसिड असिमिलेट ही नहीं होता। तो ऐसे में क्या करेगा इंसान? सी सिंथेटिक फॉलिक एसिड बेसिकली इसलिए दिया जाता है बिकॉज इट इज़ चीपर, okay, and it is easily available. Okay, because it is cheaper and it is easily available, वो यूजुअली रेकमेंड किया जाता है कि आप दीजिए वो। ओके, फॉलिक एसिड बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूरल ट्यूब के लिए। न्यूरल ट्यूब से हमारा स्पाइनल कॉर्ड, बच्चों का स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बनता है। ओके, सो दैट इज द रीजन फॉलिक एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली हम बोलते हैं फॉलिक एसिड आप प्रेगनेंसी के पहले से स्टार्ट कीजिए, 3 months प्रायर ही आप स्टार्ट कर दीजिए फॉलिक एसिड। ओके, तो अगर आपके पास मिथाइल फोलेट नहीं अवेलेबल है, विच इज अ एक्सपेंसिव फॉर्मुलेशन, बहुत सारी जगह पे वो फॉर्मुलेशन नहीं अवेलेबल होती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सिंथेटिक फॉर्म ले लीजिए रादर देन नॉट टेकिंग एनीथिंग। तो ये बॉडी में ओवरडोज नहीं हो जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं होगा ओवरडोज। ठीक, सो मतलब मदर को पहले से ही ले लेना चाहिए एंड इट विल नॉट हैव एनी एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द मदर, दैट्स व्हाट यू से। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ कि अपार्ट फ्रॉम द अदर ये जो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत, जैसे आपने कहा मैंडेटरी है, लेकिन वो खाने से भी तो मिल सकती है ना ये सारी चीज़ें? नॉट दैट मच नो। अभी आजकल बिकॉज ऑफ खाने में इतना एडल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, प्लस ऑलरेडी मदर इज हैविंग वॉमिटिंग, नोशिया, ओके, वो है, प्लस बिकॉज ऑफ हार्मोन्स लेवल ऊपर होने की वजह से देर इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी, नहीं खाना है, नहीं पसंद है, मूड स्विंग्स है, ये नहीं समझ में आ रहा है, यू नो। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, इवेंचुअली वो डेफिशिएंसीज में जाता है। ओके, इट इज ऑलवेज बेटर, सी प्रेगनेंसी हम लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, वी डोंट वेट फॉर एनी सिम्टम टू कम अप एंड देन टेक एन एक्शन। हमेशा प्रिवेंशन उसमें बेटर है, क्योंकि बच्चों में जब तक आएगा तब तक इट्स गोइंग टू बी वर्स्ट। ओके, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको प्रिवेंशन में जाए रादर देन हम वेट करें कि डेफिशिएंसीज आएगी तब हम उसके ऊपर कुछ काम करेंगे। बिल्कुल, सो आई थिंक इट्स लाइक यू सेड, इट इज प्रिवेंटिव कि ना हो उससे अच्छा है बेटर है आप खा लो। और खाने में तो ऑफ कोर्स वेरिएशंस हो सकते हैं, यू मे नॉट बी ईटिंग एवरीथिंग व्हिच वेयर यू आर गेटिंग ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके लिए वो सप्लीमेंट्स जरूरी है। ठीक, तो अभी मैं अगर बात करूँ द कंडीशंस, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी इज अ नेचुरल फॉर्म, ये कोई डिजीज़ नहीं है जो नॉर्मली पीपल थिंक दैट इट्स अ कंडीशन और एज अ डिजीज़ की तरह से उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट। लेकिन देर आर सम कंडीशंस जो प्रेगनेंसी में हो जाती है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल इंसान को शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद उसको डायबिटीज़ हो जाता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, थायराइड बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। तो ये क्यों होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके क्या मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स? सेम प्रिवेंटिव मेजर्स में अगर आप बोलेंगे तो हम अर्ली डिटेक्शन में इम्पॉर्टेंट है कि जैसे आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आए हैं तभी आपके शुगर्स चेक हो, कोशिश करके जब अगर प्री कंसेप्शनली अगर आप प्लान कर रहे हैं तो हम लोग वही टाइम पे डिटेक्ट करते हैं कि शुगर्स का इशू है कि नहीं। आजकल की क्राउड में ये ज़्यादा इसलिए दिखता है बिकॉज हम ये समझते हैं कि हाँ पतली है, लीन थिन है, तो यू नो उसको कैसे होगा। हमारा एक कंसेप्ट बन चुका है कि जो लोग मोटे होते हैं उनको डायबिटीज़ होता है, पतले लोगों को तो नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ओके, जो फैट है वो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर भी लेयर बनाता है, और वो विसरल फैट जो है उसके वजह से एट द एंड ऑफ द डे हमें शुगर्स होते हैं। प्लस अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री है, ओके, तो फैमिली हिस्ट्री से भी हमें मैक्सिमम आजकल जिनको शुगर होते हैं दे हैव फैमिली हिस्ट्री। ओके, सो फैमिली हिस्ट्री से भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है। ये हमारा मिथ है कि नहीं
फैमिली हिस्ट्री से सिर्फ डायबिटीज होगा, जस्टेशनल नहीं होगा, ठीक। ऐसा नहीं होता है। ओके, जस्टेशनल डायबिटीज आपको फैमिली हिस्ट्री से भी हो सकता है। Okay? अच्छा, आपके विसरल फैट से भी आपको हो सकता है। और वैसे भी स्टार्टिंग में जब हमारे हार्मोन ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। अच्छा, दैट इज लाइक पार्ट ऑफ इट। ओके, नाउ अगर आपकी बॉडी उसको अडाप्ट कर लेती है, मैनेज कर लेती है, यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आपके शुगर्स वगैरह सब ठीक रहते हैं। बट व्हेन इट डजंट अडाप्ट इट, वो नहीं मैनेज कर पाती है, तो ऑफ कोर्स आपको जस्टेशनल डायबिटीज दिखना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये अपने आप रिजॉल्व होता है कि इसके लिए, क्योंकि मेडिसिन तो क्या इंसुलिन देना पड़ता है, मेटफॉर्मिन देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है? डिपेंड्स, आप कितना ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली इंसुलिन पे रखते हैं, मेटफॉर्मिन अवॉइड किया जाता है। अच्छा, बट अगर बहुत बॉर्डर लाइन है तो फिर मेटफॉर्मिन से भी मैनेज हो जाता है। ओके, सो ये सारी मेडिसिन शुरू करनी पड़ती है? यस, बिकॉज इसका आगे जाके इफेक्ट बच्चों पे आएगा। अच्छा, जितना आपका शुगर बढ़ेगा उतना बच्चों को प्रॉब्लम होगा। सो बच्चों विल हैव प्रॉब्लम कि बच्चों विल बी विसरल फैट, बच्चों का भी बढ़ेगा, बच्चों भी ओबीस होगा। ओके, डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन होगा, बिकॉज 4 kg 5 kg बच्चों डिलीवरी में इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ठीक, ये आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट कही है। तो मतलब व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज जेस्टेशनल डायबिटीज अगर हिस्ट्री है तो हो सकती है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द फूड दैट यू आर ईटिंग, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो। एंड आई थिंक बीपी एंड ऑल दैट इज ऑल्सो अराउंड द सेम लाइन्स, राइट? लेकिन जैसे आपने कहा वेट, तो अगर मैं, there are 2 aspects of the weight issue जो नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। एक तो बहुत ज़्यादा खाने के वजह से होता है, और एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाती है, दे डोंट वांट टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। ये भी हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट जब से पता चल जाता है वो नीचे नहीं बैठेंगे, दे विल सिट ऑन द चेयर, वो हर चीज़ की फिजिकल एक्टिविटी से परहेज करेंगे। और जबकि बरक्स हम जब देखते हैं पुराने ज़माने में, दे यूज्ड टू वर्क, वो हर चीज़ करते थे, झाड़ू भी मारते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन आजकल अब यू सी वो हर चीज़ से परहेज करते हैं। तो मेरे 2 क्वेश्चन है इसके लिए, वी विल कम टू द डाइट पार्ट लेटर। फिलहाल फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितना रेस्ट करना चाहिए? क्योंकि लोग बोलते हैं ना बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है, नमाज भी पढ़ते हैं तो बैठ के पढ़ेंगे, इवन इफ दे हैव नो प्रॉब्लम। जिसको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है, नो दे हैव सम इश्यूज, अलग बात है। तो दैट इज़ माई क्वेश्चन कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए और बेड रेस्ट कितना होना चाहिए? एज यू सेड, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। ओके, तो फिजिकल एक्टिविटीज यू कैन कीप नॉर्मल, जैसे आप रेगुलरली करते हैं वैसा। ओके, गाइडलाइंस के हिसाब से 1500 स्टेप्स आप आराम से चढ़ सकते, उतर सकते हो दिन का। 1500 ओके, दिन का। एनीवे, आप सीढ़ी चढ़ो, आप घर में घूमो, आप कुछ भी करो। मैं यूजुअली सजेस्ट करती हूँ 10-3-10 यूज रूल्स। ओके, तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 10-10 मिनट वॉक करो उसके बाद में। अच्छा, आपका स्टेप्स भी हो जाएंगे और आप फिट भी रहोगे। ओके, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस जैसे आपको ब्लीडिंग है, जैसे आपके सर्विक्स जो है वो वीक है, ओके, या फिर आपका प्लासेंटा नीचे की तरफ है, ओके, या फिर आपके पहले बहुत सारे मिसकैरेजेस हो चुके हैं और उसके बाद ये प्रेगनेंसी रुकी है, तो वो सब उसमें हम लोग बोलते हैं कि आप वॉक वगैरह अवॉइड करो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स। ओके, एंड टेक बेड रेस्ट एंड अवॉइड स्ट्रेनस एक्टिविटी, घर के काम वगैरह भी जो है हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा, बट अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो देन वी टेल देम कि आप प्लीज आपके मील्स के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स वॉक करें। ओके, तो एटलीस्ट यू हैव सम एक्टिविटी। बिल्कुल, बिकॉज इवेंचुअली व्हेन यू गो टू 9 months आपको इवेंचुअली उस टाइम पे एक्सरसाइजेस, वॉक वगैरह सब बॉम्बार्ड किया जाता है। बिल्कुल, और आपका वजन इतना इंक्रीज हो गया होता है कि वो टाइम पे आप नहीं कर पाते हो। तो जब वजन की बात करें तो कितना वजन इज नॉर्मल, यहाँ इतना वजन बढ़ता है, और कितना इज लाइक दैट वो सिर्फ माँ का वजन बढ़ा है, बच्चे का तो वजन नहीं बढ़ा है? 9 to 11 kgs इज नॉर्मल, दैट्स इट। या मतलब लोग 20-20 किलो तक बढ़ जाते हैं, बट इट्स ओनली 9 to 11 इज नॉर्मल। ओके, 9 से 11 किलो जो बढ़ता है वो नॉर्मल वेट गेन है। 11 से ऊपर नॉट गुड, 9 से नीचे नॉट गुड। अच्छा, 9 से नीचे नॉट गुड। ओके, तो अगर आप ये समझो कि 8 किलो और आप हेल्दी हो, इट्स नॉट गुड। आइदर आप डेफिशिएंसी में जा रहे हो या तो बच्चों कमजोर है। ओके, सो ऑफ कोर्स वो वेट तो पता तब चलेगा जब बच्चा बाहर निकलेगा, उससे पहले तो पता नहीं चलेगा। सो यू आर सेइंग द रेंज इज 9 to 11 kilos by the 9th month, right? By the 9th month, not before that. No, till 9th month. Till 9th month. तो ठीक है, जब अभी वेट की बात आई गई तो अब हम खाने पे चलते हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं कि जब प्रेग्नेंट होते हैं तो या तो एक तो ये है कि ना ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं, वो अलग बात है, बट अदरवाइज बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हेल्दी फैटी चीज़ें खा रहे हैं, क्योंकि ना ऐसे बच्चे का वजन बढ़ेगा इसी तरह से। तो इसमें कितनी सच्चाई है?
कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और कौन सी चीजें जो खानी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए? घी इज गुड, ठीक है, इट इज अ गुड फैट इन न्यूट्रिएंट, ओके, उसमें विटामिन्स भी है, बट उसका एक्सेस इज नॉट गुड। आप एट द एंड ऑफ द डे अगर उसका एक्सेस लेंगे तो आप लैंड अप होंगे जेस्टेशनल डायबिटीज में, आप लैंड अप होगे ओबिसिटी में, आप लैंड अप होगे कि डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस के लिए। ओके, एक्सेसिव घी आपके बच्चों को हेल्दी नहीं करेगा। ओके, रादर उसके जगह लीफी वेजिटेबल्स है, सीजनल फ्रूट्स है, वो आपके बच्चों को ज्यादा हेल्दी करेगा रादर देन हर एक चीज पे घी लगा। और ये जो मिथ है ना कि या जो मिथ नहीं है, जो ट्रेंड है कि 2 लोग का खाना खाना है, तो ये कितनी सच्चाई है? ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि हर 2 घंटा 1.5 घंटे में आप खाओ, ठीक है। ओके। जैसे छोटा बच्चा खाता है थोड़ा थोड़ा चंक्स, बिकॉज क्या होता है, बिकॉज ऑलरेडी मदर को इतना हाइपर एसिडिटी होती है, वॉमिटिंग होती है, वो एज सच मील नहीं ले सकती, फुल मील नहीं ले सकती है। सो अगर वो थोड़ा थोड़ा खाएगी तो ऑटोमेटिकली जितना वो मील की जरूरत है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, ओके। मतलब नॉर्मली जो बोलते हैं ना कि जब भूख लगे तब खाओ, तो क्या इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि या यू शुड ईट रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू आर फीलिंग? के लिए क्यों रुकना, आप खाओ ना, जब भी आपको टाइम मिल रहा है 2-2 घंटे से खाओ, 1.5 घंटे से खाओ। मतलब वो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना, जैसे आपने कहा कि एसिडिटी हो रही है। 2 घंटा 1.5 घंटे में आप प्रॉपर फूड नहीं खा रहे हो, सो यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, फिर आपने थोड़ा 2 घंटे के बाद कुछ स्नैक्स खा लिया, एक फ्रूट खा लिया, ओके, आपने थोड़े आलमंड्स खा लिए, थोड़े वॉलनट्स खा लिए, यू नो, वैसे फिर आपका लंच का टाइम आएगा तो आप वो खा लीजिए, दही खा सकते हैं आप, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस टू ईट। ओके, जरूरी नहीं कि मील यानी 2-2 घंटे में आपको खाना ही खाना है, आप थोड़ा थोड़ा चंक खा सकते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को कैसे खिलाते हैं, द सेम वे। ठीक, सो दीज थिंग्स लाइक यू नो स्पेसिफिक फ्रूट्स खाने को बोलते हैं या स्पेसिफिक चीज़ें नहीं खाने बोलते हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैंने सुना है कि ना चीकू खाने से आईज ब्राउन होती है, या पपाया नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे ना डिलीवरी हो जाती है, और केसर खाने से बच्चा गोरा होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है, और ये क्या कौन से फ्रूट्स हैं ऐसे जो नहीं खाने चाहिए और के सब कुछ खा सकते हैं? चीकू से ऐसा कुछ नहीं होता है कि आईज ब्राउन होती है। ओके, चीकू आप खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इट इज़ सेफ। ओके, पपैया ऑफ कोर्स इट इज़ हैवी ऑन स्टमक, ओके, क्योंकि वो हैवी है स्टमक पे, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को वो इरिटेट करता है, तो बहुत बार लोगों को कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं। पर वो अर्ली फेज में तो नहीं होता होगा ना, वो टुवर्ड्स द एंड ही होता होगा। अर्ली फेज में भी, अच्छा, अर्ली फेज में टाइम ऑफ द ट्राइंग, इसलिए हम लोग 9 मंथ्स पूरा पपैया एंड पाइनएप्पल अवॉइड करने पड़ते हैं। अच्छा, पाइनएप्पल भी? यस, पाइनएप्पल भी, बिकॉज ये दोनों में जो यू कैन से जो कंटेंट्स है, ओके, वो लोग वो एट द एंड ऑफ द डे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को इरिटेट कर रहे हैं, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक और यूट्रस बोथ रिलैक्सेंट जो है, मसल रिलैक्सेंट, वो दोनों रिलैक्सेंट नहीं होते, दे वर्क टुगेदर। ओके, सो इफ यू हैव लूज मोशंस, आपको कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, आपको स्टमक पेन होगा, आपको इसलिए जब प्रेगनेंसी में लूज मोशंस होते हैं हम बोलते हैं आप तुरंत आओ, डोंट वेट। अच्छा, ठीक, ओके, सो लूज मोशंस एट द एंड ऑफ द डे आपको इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू लेके ही जाता है। जैसे हमें क्रैम्प्स होते हैं, आप लूज मोशंस के टाइम पे जो क्रैम्प्स होते हैं वैसे, बिल्कुल, सो वो एक इशू आता है। तो पपाया पाइनएप्पल तो फुल्ली हम 9 मंथ्स मना करते बिल्कुल, ओनली बिकॉज इट इज अ गैस्ट्रिक इरिटेंट। या बट कोई लोग को पपाया जमता है, यू नो, इन नॉर्मल लाइफ दे आर ईटिंग इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, तो उनको भी परहेज करना चाहिए। ठीक है, जैसे ओवरऑल ठीक। और ऐसी और कोई चीज़ें हैं जिसे उन्हें नहीं खाना चाहिए? बेसिकली ये 2 है। ओके, केसर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करना है। अच्छा, सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आप ले सकते हैं 2 to 3 स्ट्रैंड्स, हर एक बार दूध में डाल के देने की जरूरत नहीं है, 2 to 3 स्ट्रैंड्स आप देंगे तो चलेगा, बच्चा गोरा नहीं होगा उससे। ठीक है, उससे सिर्फ आपको ताकत आएगी, जेनेटिक्स, बिकॉज बच्चा के जो रंग रहता है दैट कलर डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स। वो भी बोलते हैं चाय पीने से बच्चा ब्राउन होता है, नथिंग लाइक दैट, नथिंग, चाय एंड टी विल जस्ट कॉज एसिडिटी, दैट्स बिल्कुल, और कुछ नहीं। ठीक, तो डॉक्टर जैसे आपने कहा कि कोई कंडीशंस में नो डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए, क्योंकि नो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि लूज मोशंस में यू शुड कम टू द डॉक्टर इमीडिएटली, क्योंकि उससे कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो सकते हैं। तो ऐसी कौन सी दूसरी वार्निंग साइंस है जिसे यू नो वी हैव टू मेक श्योर दैट हम डॉक्टर के पास फौरी तौर पर हामिला औरत को लेकर जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल फीवर, वेरी हाई ग्रेड फीवर, 100 अबव 100 101, जो नॉर्मल मेडिसिन से नहीं कम हो रहा है आपको, तो उसके लिए आना है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ स्पॉटिंग और ब्लीडिंग, ठीक है, तो उसके लिए आपको तुरंत आना है। कोई भी टाइप का पेन, क्रैम्प्स इन द लोअर एब्डोमेन, तुरंत आपको आके दिखाना है। ठीक है, उसके अलावा
यू कैन से अगर 9 मंथ्स में है तो मूवमेंट्स वगैरह कम हो रहे हैं बच्चों के, ओके, मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, या रेगुलरली जितने मूवमेंट्स रहते हैं उस कंपेयर में उतने इंटेंसिटी में नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो हो गया। तो नॉर्मली कितने मूवमेंट्स होने चाहिए? इज देयर सम कैलिब्रेशन के इतना होना चाहिए? वी टेल देम टू चेक द मूवमेंट्स आफ्टर मील्स। तो आफ्टर मील्स आप जब मूवमेंट्स चेक करते हो तो उस टाइम पे यू हैव टू सी हाउ मेनी मूवमेंट्स आर देयर। अच्छा, ओके, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन यू गेट द मैक्सिमम मूवमेंट्स। Oh, okay, so okay. 3 times we tell them to check their movements and then accordingly we decide whether the movements are less or more. अच्छा, Okay, मतलब ऐसा तो- कोई वो नहीं कि 4 बार होने चाहिए, 5 बार, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। हर एक मदर्स का किक काउंट डिफरेंट रहता है। अच्छा, ओके, यू कैन नॉट स्टैंडर्डाइज के इतना होना ही चाहिए, जैसे उतना 9 से count- 11 किलो होना चाहिए, इसमें इतने नंबर ऑफ किक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है। वैसा कुछ भी नहीं है। फिर ब्लरी विजन, जैसे आपको धुंधलापन आ रहा है आँख के सामने, बहुत हेडेक है जो नॉर्मल मेडिसिन से भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सेसिव हेडेक होता है लोगों को, वैसा जो है वो सारी चीज़ें वार्निंग साइंस है कि आपको जैसे बहुत वॉमिटिंग हो रही है, आपको इतनी वॉमिटिंग हो रही है, मेडिसिन से कम नहीं हो रहा, ठीक। बिल्कुल खाना पीना नहीं जा रहा है, यू विल फीलिंग वेरी डिजी और वो सब, तो वो सारे सिनेरियोज में आपको आना है। यू कैन नॉट सिट एंड वेट कि हाँ कुछ होगा अपने तो आप से रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अपने आप हो जाएगा, प्रेगनेंसी है तो ये सेटल हो जाएगा, इट डजंट सेटल वैसा। ठीक, तो जैसे आपने कहा कि कोई मेडिसिन रिजॉल्व करती है चीज़ें, एज इन दे आर सेफ मेडिसिन, बट फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल, ये सब चीज़ें खा सकते हैं लोग? पैरासिटामोल ले सकते हैं इफ नीडेड, ऐसे नहीं कि आप डेली खा रहे हो पैरासिटामोल, वैसे नहीं। जैसे अभी बहुत फीवर है तो वी नीडेड, बहुत सीवियर हेडेक है, लाइक यू आर सेइंग कि वो मेडिकल सुपरविजन के अंदर ही होना चाहिए। अपने आप से अगर बुखार आ गया तो मैंने वही बोला, आप डेली नहीं ले सकते उसको। ओके, इफ देयर इज एनी कंडीशन, जैसे आपको फीवर है या आपको बहुत हेडेक हो रहा है, नहीं कम हो रहा है, तो देन ऑफ कोर्स आपको ये मेडिकेशंस लेनी पड़ेगी। तो पेन किलर्स, ये सारी चीजें ले सकते हैं प्रेगनेंसी ले सकते हैं, बट इन अ लिमिटेड काउंट। ओके, आप ऐसे रेगुलरली बेसिस पे, जैसे हम कैसे आज ये हो रहा है एक खा लो, आज वो हो रहा है वो खा लो, यू कैन नॉट डू दैट इन प्रेगनेंसी। ठीक, एंड इट इज बेटर कि लाइक जैसे डॉक्टर ने कहा कि मॉडरेट अमाउंट में तो खा सकते हैं, बट इट इज ऑलवेज रेकमेंडेड कि अगर आप कोई भी दवाई लीजिए मेडिकल सुपरविजन में डॉक्टर को बताकर फिर ही वो दवाइयाँ लीजिए, भले वो पैरासिटामोल ही क्यों ना हो। राइट, ठीक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि रादर आई वांट टू आस्क अनदर वन एज वेल कि रिगार्डिंग मिथ्स, पर उससे पहले टेस्ट और स्कैन। अब कोई लोग होते हैं जो बिल्कुल टेस्ट नहीं करवाते, क्योंकि वो बोलते हैं वो रेडिएशन होता है, ये होता है, वो होता है, वो टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाते, भले वो स्कैन्स हो या कुछ भी हो। लेकिन कोई है जो हर महीने पहुंच जाते हैं कोई ना कोई स्कैन करवाने के लिए। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि कौन सी स्कैन्स या कौन सी टेस्ट मैंडेटरी है और कौन सी ऑप्शनल है? सी मैंडेटरी ऑफकोर्स, जैसे मैंने बोला, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फुल बॉडी चेकअप एंड द फर्स्ट स्कैन ऑफ वाइबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, ओके, दैट इज मैंडेटरी। देन कम्स इन द 4th month, ओके, दैट इज एंटी स्कैन इन द ड्यूल मार्कर। तो ये बेसिकली हमारा न्यूक्लियर कॉर्ड चेक करता है, ओके, एंड नोज डेवलप हुआ है कि नहीं बच्चों का, और सारी ट्राइसोमीज, डाउन सिंड्रोम वगैरह सब डिटेक्ट करता है। अच्छा, ओके, तो ये जो है 4th month में चेक होता है हमारा। ओके, एंड दिस इज लाइक अ मैंडेटरी टेस्ट? दिस इज मैंडेटरी। अच्छा, ओके, देन कम्स द एनॉमली स्कैन, इट इज अराउंड 5th month के आसपास। ओके, उस टाइम पे एनॉमली स्कैन बेसिकली हेड टू टो चेक करता है बच्चों को, एवरीथिंग फ्रॉम हेयर टू नेल्स, आईज, एवरीथिंग। ओके, तो वो भी एक ज़रूरी है, बिकॉज अगर बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है तो वी कैन डिटेक्ट इट अर्ली। ठीक, ओके, तो दैट इज करेक्टिव मेजर्स है वो सब चीज़ों के लिए? कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, ऑफ कोर्स। ओके, कुछ जैसे कुछ डिजीजेज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है जो डिलीवरी के बाद में सॉर्ट आउट हो सकती है, कुछ किडनीज इशू है जो डिलीवरी के बाद सॉर्ट आउट हो सकते हैं, बट कुछ जो है उनके लिए ऑफ कोर्स नहीं है, वो जो डेवलपमेंट हो गया है। ओके, उसके अलावा हम लोग 28 वीक्स के आसपास हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ चेक करते हैं। अच्छा, ओके, दैट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट कि आपको वो चेक कराना ही है। अच्छा, ओके, तो उसमें हम GTT का टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज दे के हम चेक करते हैं कि कितना शुगर बढ़ा है। एंड देन कम्स 7 months का स्कैन डायरेक्टली। उसके बाद हम 7 months में बच्चों का ग्रोथ चेक करते हैं कि वेदर बच्चू इज ग्रोइंग प्रॉपरली एज पर द मंथ्स। ओके, कि कितना ग्रोथ हुआ है, वेट वगैरह सब ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारी डिलीवरी अब 2 महीने बाद है, तो हमें उसके पहले पता होना चाहिए कि इफ देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग, तो हम उस हिसाब से मेजर्स ले सके। सेकेंडरी 7 months में अगर डिलीवरी हो जाती है तो वी नो कि व्हाट हाउ इज द बेबी। एंड देन कम्स द 9th month स्कैन। ओके, दैट इज द लास्ट स्कैन विच इज द डॉपलर स्कैन। उसमें बेसिकली हम लोग बच्चों का फुल ग्रोथ
पोजीशन, ओके, बच्चों का वेट एंड बच्चों की ब्लड सप्लाई, हम लोग ये सब कुछ चेक करते हैं बिकॉज हम प्रिपेयर कर रहे हैं डिलीवरी के लिए। पर ये सारी जो टेस्ट जो आपने स्कैन्स की वो क्या बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक है? बिकॉज वी आर दीज आर लाइक यू नो जो चेकिंग और पुटिंग सम काइंड ऑफ वेवलेंथ्स टू द चाइल्ड, तो वो सब ठीक है? यस यस, दैट्स ऑल कोई हार्म नहीं, दैट्स ऑल फाइन। ठीक। यूजुअली हम लोग 7 मंथ्स में और 9 मंथ्स में ब्लड टेस्ट भी रिपीट करवाते हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हार्मोन सेटल होने के बाद ब्लड टेस्ट जो है, ब्लड्स जो है वो उसमें रेंजेस में फ़र्क आते हैं। अच्छा। सो देन वी फॉर प्रिकॉशनरी पर्पसेस वी डू इट अगेन, सो दैट अगर कुछ डेफिशिएंसीज है तो वी कैन कवर इट अप बिफोर डिलीवरी। ठीक। तो ये जैसे डॉक्टर ने कहा कि कोई कोई टेस्ट ज़रूरी है, कोई कोई स्कैन ज़रूरी है, ताकि मदर और बच्चे की हेल्थ दोनों अच्छे से रहे और सलामत रहे, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर अ हेल्दी डिलीवरी। ठीक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि डिलीवरी के टाइम पे, अब अगेन देयर इज अनदर डिबेट कि नॉर्मल होनी चाहिए या सिजेरियन होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स वी नो कि इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ओवर देयर। इट्स प्रोएक्टिवली सिजेरियन करना इज ऑब्वियसली नॉट अ रिकमेंडेड, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ डिलीवरी। ठीक। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिलीवरी इंड्यूस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जाती है, कभी कैस्टर ऑयल पिलाया जाता है, कभी बहुत ज़्यादा स्क्वाट करवाया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सुनी है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सी एक्सरसाइज में स्क्वाटिंग, डक वॉक, नॉर्मल वॉक, हमारा जो 2-3 पोजीशंस एंड पोस्चर्स रहते हैं वो सब नॉर्मल है, आप कर सकते हैं वो। ओके ऑफ कोर्स आपके डॉक्टर को पूछ के, बिकॉज अगर आपकी हिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपको बीपी का इशू है या आपको डायबिटीज़ है, ओवरवेट है, ओबीस है, बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, प्लासेंटा नीचे है, तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। बट अगर एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गोइंग नॉर्मल, तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं फॉर योर नॉर्मल डिलीवरी। ठीक। ओके, बेसिकली वो नीचे के एरिया को प्रिपेयर करेगा। ओके। रही बात कैस्टर ऑयल सेम हमारे गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, आपको लूज मोशंस होंगे, और वो लूज मोशंस की वजह से कभी कभी कॉन्ट्रैक्शंस शुरू होते हैं, कभी कभी कॉन्ट्रैक्शंस जैसे लगता है, बट जब आप तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वो सेटल हो जाता है। अच्छा। ओके, सो कैस्टर ऑयल एज सच कॉन्ट्रैक्शंस नहीं स्टार्ट करता। ओके, सो इट इज नॉट लाइक अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस। इट यू शुड नॉट टेक इट, यू शुड नॉट टेक इट, बिकॉज अगर वो आपके गैस्ट्रिक इरिटेशन कर रहा है तो बच्चों के गैस्ट्रिक इरिटेशन भी तो कर रहा है। 9th मंथ तक बच्चों का गैस्ट्रिक भी पूरा पाथवे रेडी हो गया, बिल्कुल, तो उसको भी इरिटेट कर रहा है। एंड इफ अल्लाह ना करे कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चों कैन पास मेकोनियम इन द वूम। अच्छा, तो वो बल्कि आप कॉम्प्लिकेट कर रहे हो अपनी प्रेगनेंसी को। ओके, तो कैस्टर ऑयल एनी विच वेज इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक। और एनी अदर थिंग्स दैट दे शुड नॉट डू ओवर द, मतलब ना घर पे ऐसी होम रेमेडीज नहीं करनी चाहिए बिकॉज दैट कैन कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन, ऐसा कुछ है? आप आलमंड्स वगैरह ले सकते हो। बहुत सारे लोगों को लगता है आलमंड्स गर्म है, आलमंड्स बिल्कुल गर्म नहीं है, बल्कि इट इज़ वेरी गुड। ओके, आप कुछ भी नई चीज़ ट्राई करो, आप अपने डॉक्टर को पहले एक बार पूछ लो, ठीक है, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द मोबाइल्स, ओके, एंड विच वी यूजुअली ट्राई एट होम। बिल्कुल। सेकेंड थिंग व्हाट आई वांट इज फैमिली सपोर्ट। ओके, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फेज रहता है ना, बहुत बहुत क्योटिक फेज रहता है, बिकॉज मदर को नहीं समझ में आ रहा है बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, घर वालों को नहीं समझ में आ रहा है, हस्बैंड अपने ही अलग दुनिया में रहते हैं। ओके, सो इट इज़ रियली वेरी क्योटिक। तो अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो प्रेगनेंसी बहुत इजीली निकल सकती है। बेबी सिटिंग नहीं करना है मदर को, लेट हर डू वर्क। ओके, बहुत सारे लोग मदर को बिठा देते हैं, नहीं तू ये काम मत कर, तू ये मत कर, दैट यू डोंट हैव टू डू। ओके, यू कैन डू वट एवर एवरीबडी इज डूइंग। ओके, ऑफ कोर्स देयर आर लिमिटेशंस, बट हाँ, आप सब कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें जो अगर हम ध्यान में रखें तो प्रेगनेंसी गोज वेरी स्मूथली। ठीक, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, सो वी विल स्टॉप द कॉन्वर्सेशन हियर, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट यू गिवन। यू आर वेलकम। सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का एपिसोड। जैसे आपने देखा, जैसे डॉक्टर ने कहा कि प्रेगनेंसी कोई कंडीशन नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज़, हमें नॉर्मल रहना है और ऑफ कोर्स थोड़ी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है, स्पेशली क्या खाना है, क्या पीना है। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिठा के नहीं रखना है, उसको सारे काम नॉर्मली करना है, लेकिन जो मेंटल सपोर्ट है, जो इमोशनल सपोर्ट है, वेयर शी इज़ फीलिंग ऑफ, वहाँ पे हमें फैमिली मेम्बर्स को समझना है और उसे उस तरह का सपोर्ट देना है, ताकि प्रेगनेंसी हेल्दी रहे और बच्चा और माँ दोनों हेल्दी रहे। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।